यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पुर्तगाली व्यक्ति का नाम वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा को पूरी दुनिया समुद्री रास्तों की खोज करने वाले एक नाविक के रूप में जानती है। डी गामा ने 1497 में पुर्तगाल के लिस्बन से भारत की खोज का अभियान शुरू किया था। अफ्रीका में कई जगह रुकने के बाद वास्को डी गामा मई 1498 में पहली बार कालीकट के तट पर पहुंचा था। ये किसी यूरोपियन का समुद्री मार्ग से भारत के तट पर पहुंचने का सबसे पहला सफल अभियान था। इस अभियान को पूरा करने में उसे 2 साल का वक्त लगा, जिसमें उसने 300 दिन समुद्र में बिताए थे और 24,000 माइल्स की यात्रा पूरी की थी। उस समय इतना लंबा समय समुद्र में बिताना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि समुद्र में आने वाले तूफान और बीमारियां सैकड़ों लोगों की जिंदगियां निगल लेती थी। वास्को डी गामा का जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वो अपने पिता एस्टेवो डा गामा के तीसरे बेटे थे। हम वास्को डी गामा को एक समुद्री खोजकर्ता के रूप में ही जानते हैं, लेकिन वो एक सैनिक भी था। 1492 में पुर्तगाल के किंग जॉन II ने उसे फ्रांसीसी जहाज़ों को कब्जे में लेने के लिए सेतुबल की पोर्ट सिटी और अल्गार्वे क्षेत्र में भी भेजा था, क्योंकि फ्रांसीसी जहाज़ों ने समुद्र में पुर्तगाली हितों को नुकसान पहुंचाया था। वास्को डी गामा ने ये काम बड़ी बहादुरी और कुशलता से पूरा किया। भारत की ओर अपने अभियानों के दौरान भी वास्को डी गामा ने बहुत से अरब व्यापारियों से लड़ाइयाँ लड़ी थी। वास्को डी गामा एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत आया था और तीसरी बार भारत में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जॉन II के बाद मैनुअल I पुर्तगाल के राजा बने। मैनुअल I ने वास्को डी गामा को भारत भेजा। वो चाहते थे कि भारत की ओर जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज की जाए, ताकि वेस्टर्न यूरोप को पूर्व से सीधा जोड़ा जा सके। ऐसा नहीं था कि भारत के बारे में लोग जानते नहीं थे या भारत के साथ व्यापार नहीं हो रहा था। भारत के साथ लंबे समय से व्यापार होता आ रहा था, लेकिन जमीनी मार्ग से। जमीन के रास्ते लंबी दूरी तक सामान पहुंचाना उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ना तो उस समय ट्रेनें थी, ना ही ट्रक और ना ही हवाई जहाज। इसीलिए जमीनी रास्तों से व्यापार बहुत खर्चीला और ख़तरनाक भी होता था। जमीनी रास्ते से व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों से होकर गुजरना उस समय आसान नहीं था। ज़्यादातर व्यापार बिचौलियों के जरिए ही हो पाता था। इन बिचौलियों की वजह से चीज़ें बहुत महंगी हो जाती थी और इन्हें बाईपास करके उत्पादन वाली जगहों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, जिसके पीछे बहुत से कारण थे। जैसे कि 632 में इस्लाम के उदय के बाद व्यापार के ज़्यादातर हिस्से पर अरबों का अधिकार हो गया था। खलीफाओं के आने के बाद पूर्व में ज़्यादातर व्यापार की बागडोर मुस्लिम व्यापारियों के हाथों में आ गई थी। व्यापार मार्गों पर इन मुस्लिम व्यापारियों का अधिकार हो गया था। यूरोपियन व्यापारियों को अगर भारत से व्यापार करना था तो उन्हें मुस्लिम मर्चेंट्स के जरिए ही व्यापार करना पड़ता था। साथ ही व्यापार पर काबिज व्यापारी नहीं चाहते थे कि यूरोपियन सीधे भारत से व्यापार करें। भारत में भी मुस्लिम व्यापारियों का पूरा दबदबा था। इन कारणों से यूरोपियन देश सीधे भारत से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। भारत के मसाले, कपड़े और हीरे जवाहरात उस समय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। मुगल अगर भारत नहीं आते तो कैसा होता, भारत वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे 1000 AD में ही भारत की GDP पूरी दुनिया की GDP का 28.9% थी और 17वीं शताब्दी तक भारत 24.44% के साथ दुनिया में पहले स्थान पर था। भारत के सोने की चिड़िया होने की खबरें दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए यूरोप के बहुत से देश भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज में लगे हुए थे। वास्को डी गामा की तरह एक और एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस को भी भारत की खोज करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो भारत पहुंचने की बजाय अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसे लगा कि वो भारत पहुंच गया है, इसीलिए उससे जो पहले लोग मिले उसने उन्हें रेड इंडियंस नाम दिया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कैसे अमेरिका को ढूंढा और कैसे अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया, उसका वीडियो भी आप हमारे चैनल अजब गजब फैक्ट्स पर देख सकते हैं। कोलंबस तो भारत को नहीं खोज पाया था, लेकिन वास्को डी गामा ने आखिरकार भारत को खोज लिया था। वास्को डी गामा की खोज का मकसद भारत से व्यापार को बढ़ावा देना था। वास्को डी गामा से पहले एक दूसरे पुर्तगाली बार्टोलोम्यू डायस ने
अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप को खोज लिया था, जिसके बाद वहां से भारत की ओर जाने का रास्ता खोजना आसान था। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 170 लोगों के समूह के साथ लिस्बन से 4 जहाज़ों पर भारत की खोज के लिए निकलते हैं। वो कैनरी आइलैंड सांटियागो होते हुए मोसल बे तक पहुंचते हैं। यहाँ गामा ने एक स्टोन पिलर लगवाया जिसे वो साथ ले गए थे, ताकि जहाँ भी वो जाएं वहाँ कुछ निशान बनाते जाएं। अफ्रीका में मोजाम्बिक, मोम्बासा और मालिंदी में रुकने के बाद डगामा ने भारत की ओर रुख किया। मोजाम्बिक के मुस्लिम लोगों ने वास्को डी गामा और उनके साथियों को मुस्लिम समझ लिया था। मोजाम्बिक के सुल्तान ने वास्को डी गामा का अच्छा स्वागत किया और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए 2 पायलट भी दे दिए। पर जब उन्हें पता चला कि वो मुस्लिम नहीं बल्कि क्रिश्चियंस हैं, तो उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया। ये सही है कि वास्को डी गामा का मकसद व्यापार को बढ़ावा देना था, लेकिन पर्दे के पीछे उनका एक लॉन्ग टर्म गोल भी था। वो था क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना। पुर्तगालियों को लगता था कि मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने और व्यापार पर उनके आधिपत्य को खत्म करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन बनाना होगा। भारत की ओर बढ़ते हुए बहुत बार उनका अरब ट्रेडर्स के साथ क्लैश हुआ। वास्को डी गामा भी रास्ते में मिलने वाले अरब ट्रेडर्स की शिप्स को लूटते हुए आगे बढ़ रहे थे। जहां भी उन्हें बिना हथियारों के कमजोर ट्रेडर्स दिखते, वो उन्हें लूट लेते थे। मोजाम्बिक से मोम्बासा होते हुए 14 अप्रैल 1498 को वो अफ्रीका के मालिंदी तट पर पहुंचे। यहाँ उन्हें एक लोकल नेविगेटर मिला जो कि एक गुजराती था, जिसकी मदद से उन्हें भारत का रास्ता पता चला। 24 अप्रैल को मालिंदी से वो भारत की ओर आगे बढ़े और 20 मई 1498 को आज के केरल के कालीकट के तट कप्पाडू पहुंच गए। कालीकट के राजा जैमोरिन किसी विदेशी जहाज के तट पर पहुंचने की बात सुनकर बहुत उत्साहित हुए और खुद तट पर पहुंचकर वास्को डी गामा का स्वागत किया, क्योंकि जैमोरिन को लगा कि अगर उनसे मिलने कोई विदेशी आ रहा है तो जरूर उनके लिए कुछ ऐसे उपहार लाएगा जिसे देखकर उन्हें खुशी होगी। लेकिन जैमोरिन की सोच के विपरीत वास्को डी गामा कुछ ऐसी चीजें लाए जो जैमोरिन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जैसे कि हैट्स, कपड़े, चीनी, शहद और ऑयल बैरल्स। जैमोरिन वास्को डी गामा से कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था। वास्को डी गामा के उपहारों ने जैमोरिन को निराश कर दिया। जैमोरिन एक हिंदू राजा था, लेकिन वास्को डी गामा और उसके क्रू को शुरू में लगा था कि वो एक क्रिश्चियन है। वास्को डी गामा ने जैमोरिन को व्यापार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन जैमोरिन ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया और वास्को डी गामा को वापस जाने के लिए कह दिया। 29 अगस्त 1498 को वास्को डी गामा वापस चल पड़ा, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में उसने मॉनसून की हवाओं की दिशा को नज़रअंदाज कर दिया, जिस कारण जहां आते हुए इंडियन ओशन को पार करने में उसे 23 दिन लगे थे, वहीं वापस जाने में उसे 132 दिन का समय लगा। 7 जनवरी 1499 को वो मालिंदी के तट पर और फिर 10 जुलाई 1499 को वो वापस पुर्तगाल पहुंच गया। पुर्तगाल पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत हुआ और उसे डोम का टाइटल, सालाना पेंशन के साथ साथ जमीनें भी दी गई। हालांकि वास्को डी गामा जैमोरिन के साथ कोई व्यापारिक संधि नहीं कर पाया था, लेकिन उसने भारत की ओर पहुंचने के समुद्री मार्ग को खोज लिया था। वास्को डी गामा का यह सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि अपने सफ़र की शुरुआत वास्को डी गामा ने 170 लोगों के साथ की थी, जबकि सिर्फ 54 लोग ही वापस पुर्तगाल की धरती पर पहुंच पाए थे। उनके बहुत से साथी अरबों के हमलों में मारे गए थे, तो बहुत से लोग स्कर्वी जैसी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। मरने वालों में वास्को डी गामा का भाई पाउलो भी शामिल था। वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सैनिकों को भारत भेजा गया। पेड्रो की मुस्लिम ट्रेडर्स के साथ भिड़ंत हुई, जिसमें उसके 50 के करीब सैनिक मारे गए और पेड्रो ने भी जवाब में 10 मुस्लिम कार्गो वेसल्स को जला दिया, जिसमें 600 के करीब नाविक मारे गए थे। इसके बाद दोबारा वास्को डी गामा 1502 में भारत आया। इस बार उसका मकसद जैमोरिन और दूसरे अरब ट्रेडर से बदला लेना था और उन्हें ताकत के बल पर ट्रीटी की शर्तों को मानने के लिए मजबूर करना था। वास्को डी गामा ने भी पेड्रो की तरह ताकत का इस्तेमाल करके अरब ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरे भारत में उसे एक निर्दयी इंसान के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि वास्को डी गामा इस बार भी उतना सफल नहीं हो पाया और वापस पुर्तगाल लौट आया। अगले कुछ सालों तक वास्को डी गामा पुर्तगाल में रहा
और भारत में चल रही पुर्तगाली गतिविधियों के लिए सलाह देता रहा, लेकिन उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। पर आखिरकार 1519 में उन्हें मैनुअल 1 ने फर्स्ट काउंट ऑफ विड्यूगेरा का टाइटल दिया और 1524 में जॉन 3 ने उसे भारत में वाइसरॉय नियुक्त किया। 1524 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया, क्योंकि भारत में करप्शन की वजह से पुर्तगाली सरकार की इमेज बहुत खराब हो रही थी। इस बार जब वास्को डी गामा भारत आया तो भारत की ज़मीन पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भारत में ही उसे एक लोकल चर्च में दफना दिया गया और 1539 में उसके रिमेन्स को वापस पुर्तगाल लाया गया। इन सब के बीच पुर्तगाल का भारत में कॉलोनी स्थापित करने का अभियान जारी रहा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।